तिरंगा, हर घर तिरंगा। सभी दर्शकों एवं श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। ये जो अभी मेरा व्याख्यान या बखान शुरू करने से पहले आपने एक छोटा सा वीडियो देखा, उसके बारे में बताने से पहले मैं एक छोटी सी सफाई देना चाहता हूँ। चूँकि मेरा अभी भी इतनी उम्र आने के बाद भी हिंदी भाषा पे बहुत कमज़ोर पकड़ है। हिंदी में और संस्कृत में जो करीब 45 या 75 लाख या शायद कुछ 1.5-2 करोड़ शब्द हैं, उनमें से बहुत कम शब्दों का ज्ञान है। इसीलिए जैसा आम समाज में प्रचलन है उसी तरह से मैं भी अपनी बात इंग्लिश में या हिंदी उर्दू इंग्लिश में मिला के आपके सामने रख पाऊँगा। और इसके साथ साथ मेरा प्रयास रहेगा कि आगे बढ़ते समय के साथ साथ मेरी हिंदी पे पकड़ ज़्यादा मजबूत हो और मैं ज़्यादा शुद्ध हिंदी में अपनी बात बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने रख पाऊँ और आप भी उसे समझ पाएँ। बहुत ज़्यादा क्लिष्ट और बहुत ज़्यादा कठिन हिंदी ना हो मेरे वचनों में। तो जो वीडियो अभी आपने देखा उसको एक्सप्लेन करने या समझाने से पहले मैं एक आपको छोटा सा उदाहरण दूंगा। आपने अक्सर देखा होगा कि पान सुपारी का ऐड, पान मसाले का ऐड या जो सिल्वर कोटेड इलायची है उसके प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापन करते वक्त अक्सर हमको वो पैकेट कैसे फाड़ा जाता है, वो पैकेट कैसे खाया जाता है, वो तो दिखाया जाता है, लेकिन वो जो प्रोडक्ट है, वो जो पान मसाला या इलायची है, वो खा लेने के बाद उस रैपर, उस पैकेट का क्या करना है, ये कभी नहीं बताया जाता है। ये नहीं बताया जाता है कि आप उसको घर में या ऑफिस में जहाँ भी डस्टबिन मिले वहाँ डाल दें, या फिर अगर बाहर हैं तो अपने पास अपनी जेब में रखें और पहली फुर्सत में जब आपको कोई डस्टबिन मिले वहाँ पे उसको डाल दें। तो होता क्या है कि हमारे तमाम अभिनेताओं अभिनेत्रियों से सीख के, और मुझे बड़ा हास्यप्रद लगता है कि उनको एडवर्टाइजमेंट में ये भी बताना पड़ता है, सिखाना पड़ता है कैसे उसको फाड़ें और कैसे उसको खाएं। तो उतना तो जनता देख के सीख जाती है उन एडवर्टाइजमेंट्स में से, लेकिन उसके बाद उस रैपर का क्या करना है वो जनता नहीं सीख पाती है, क्योंकि वो बताया नहीं जाता है। और फिर ये रैपर चाहे वो तंबाकू के हों, पान मसाले के हों, सिल्वर कोटेड इलायची के हों, केसर युक्त इलायची के हों या किसी भी चीज़ के हों, वो पूरे देश में इधर उधर मारे मारे फिरते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रतिशत प्लास्टिक का होता है और वो भी ख़तरनाक प्लास्टिक का। और उसमें फिर वो एल्यूमिनियम होता है या फिर कोई और मेटल होता है जिसकी वो पैकिंग होती है, वो भी कहीं ना कहीं पर्यावरण के लिए और हमारी सेहत के लिए बहुत ख़राब है। तो उसी तरह उसी तर्ज पे आज से करीब 11 महीने पहले बहुत ही जोश के साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की थी। उसके ऊपर एक वीडियो बनाया गया और जो आपने अभी वीडियो सुना उसमें एक छोटा सा टुकड़ा उसका था, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, और वो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित भी हुआ था, बहुत फेमस हुआ था। तो आह्वान किया गया था सभी देशवासियों से कि भाई आप अपने घर में, अपने ऑफिस में या सार्वजनिक स्थान पे तिरंगा लगाएं। ये भी बताया गया था कैसे तिरंगा लगाएं। लेकिन मैं ये मानता हूँ और पूरे ईमानदारी से मानता हूँ कि कहीं ना कहीं ये बताने में और ये समझाने में भारत सरकार और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी चूक गए कि झंडा तो लगा दिया, भारत का तिरंगा तो लगा दिया, आपके दिल में कितनी ज़्यादा देशभक्ति उफान मार रही है, फूट फूट के बह रही है, और आप कितना ज़्यादा अपने तिरंगे से और अपने देश से प्यार करते हैं, वो बताने का माध्यम तो उन्होंने दे दिया और जनता ने किया भी। लेकिन उसके बाद उसका रखरखाव कैसा करना है, उसका सम्मान कैसे करना है, उसको कैसे वापस समय पर उतार लेना है, ये चीज़ उतनी ज़्यादा बढ़िया तरीके से जो है ना भारत सरकार बता पाई, ना ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने बताया। एक गज़ट ऑर्डर निकला था कुछ दिनों बाद, जिसमें जो शायद भारत के अंडर सेक्रेटरी थे, उन्होंने बताया कि अब हो गया समय, अब हो गया,
क्या कहते हैं अमृतकाल महोत्सव की शुरुआत और हर घर तिरंगा के अभियान का अब आप जो है अपने अपने झंडे उतार लीजिए। तो वो मैं समझता हूँ पूरे जनता तक, देश की हर एक जनता तक और ख़ासकर उन सब तक जिन्होंने हर घर तिरंगा अभियान में हिस्सा लेके अपने घरों में अपने ऑफिसों में तिरंगा लगाया था, वो उन तक पहुंचा नहीं और फिर उन्होंने हटाया नहीं। और वही चीज़ मैं पिछले कुछ 2-3 महीनों से जब भी घर से ऑफिस के लिए या कहीं के लिए भी निकलता हूँ तो जगह जगह पे मैं देखता आ रहा हूँ कि तिरंगे की झालरें बना रखी हैं, वो टंगी हुई हैं। तिरंगा लोगों ने अपने घर पे और अपने ऑफिसों में और अपने दुकान पे लगा रखा है, वो फट गया है, उसकी हालत ख़राब हो गई है, जर्जर हो गई है। फटा नहीं है, एकदम अच्छी हालत में है, लेकिन इतना ज़्यादा गंदा, मैला, धूल दूषित हो गया है कि उसको एक बार उतार के धो के वापस से चढ़ाने के बारे में भी नहीं सोचा गया है, उसको बांध दिया गया है। और जो हमारे संविधान में तिरंगे को लेकर नियम हैं, उनका भी कहीं किसी तरह से पालन नहीं हो रहा है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत गहराई से हमारे स्कूल कॉलेजों में बताया जाना चाहिए, बट शायद वो नहीं बताया जा रहा है। चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो, ICSE बोर्ड हो, IGCSE बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, वो 12वीं तक या उसके बाद नहीं बताया जा रहा है कि संविधान में कौन सी धाराएं हैं, किस तरह से तिरंगे का सम्मान करना चाहिए, क्या क्या सावधानियां और क्या कहते हैं प्रिकॉशंस एंड प्रोसीजर्स आपको बरतने चाहिए। वो चूँकि शायद जनता को नहीं पता है और जनता के बहुत बड़े भाग को नहीं पता है, इस वजह से उसका पालन नहीं हो रहा है। इस चीज़ में मैं मानूंगा कि जो सरकारी संस्थाएं हैं, खासकर डिफेंस फोर्सेस हैं, वो बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से इसका पालन करते हैं। एक उदाहरण दूंगा, मैं भारतीय नौसेना में काम कर चुका हूं और अभी रिटायर हो गया हूं भारतीय नौसेना से। तो वहाँ पे, और ना सिर्फ भारतीय नौसेना में, भारतीय सशस्त्र बलों में सुबह 8 बजे एक सेरेमोनियल फंक्शन होता है हर डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट में, जिसे कहते हैं कलर्स। उस कलर्स में जो उस दिन का दिवस अधिकारी होता है वो जाता है, साथ में एक सिपाही या एयरमैन या नौसैनिक, सेलर, सोल्जर, एयरमैन, वो जाते हैं। और जो उनका पहले से डेजिग्नेटेड जगह होती है जहाँ पे फ्लैग मास्ट होता है, चाहे परेड ग्राउंड हो, चाहे फिर जैसे नेवी शिप या सबमरीन हो, उसका जैक स्टाफ एरिया हो या फिर एनसाइन एरिया हो, वहाँ जाके या तो बैंड बाजे गाजे बाजे के साथ एक ख़ास बैंड की धुन के साथ, या फिर उनकी जो बोसन कॉल, बोसन पाइप होती है उसके साथ पाइपिंग करके, या वो जो बोसन कॉल, अगर मैं आम भाषा में आपको समझाना चाहूँ तो एक डिफेंस की सीटी होती है, जैसे बच्चों की सीटी होती है वैसी डिफेंस की सीटी होती है। उस सीटी को एक ख़ास अंदाज में बजा के उससे जो ख़ास ध्वनि है वो निकाल के वो सेरेमनी करके, और उस वक्त जो डिफेंस का इंसाइन होता है और जो भारतीय झंडा होता है तिरंगा, उसको एक साथ ध्वजारोहण करके वहाँ उस वक्त जितने भी लोग खड़े हैं सबके द्वारा सम्मानित करके, सल्यूट करके वो सेरेमनी ख़त्म की जाती है। और सूर्यास्त के वक्त वापस वो झंडे उतार लिए जाते हैं, संभाल के सहेज के जो उनकी जगह है वहाँ रखे जाते हैं। और उस झंडे का एक भी धागा या सिरा अगर खुल गया, निकल गया, तो वो झंडा दोबारा नहीं चढ़ाया जाता है। और जो एकदम नया, साफ़ सुथरा, धुला हुआ, या फिर जो संविधान में अलाउ किया गया है उस तरीके से उस झंडे की सिलाई बुनाई या ठीक ठाक करके उस झंडे को चढ़ाया जाता है, ताकि अगर जैसे रफू किया गया है या सिलाई की गई है तो वो दिखाई ना दे, वो पता ना चले, वो झंडा एक पीस बिना किसी दाग और धब्बे के फहराता रहे। वो चीज़ एटलीस्ट डिफेंस फोर्सेस में तो बड़ी तन्मयता से और ईमानदारी से की जाती है, लेकिन शायद प्राइवेट सेक्टर में या आम जनता के बीच में उतना ज़्यादा अच्छे से नहीं होता है। उसी का जो अंजाम है, फल है, जो आपने उस स्टार्टिंग के छोटे से वीडियो के रूप में देखा। और भारत सरकार की मैं थोड़ी ज़्यादा जिम्मेदारी इसीलिए मानता हूँ क्योंकि प्रशासन उनको करना है, निर्वहन उनको करना है, कोई चीज़ को अमल करवाना भी ज़्यादातर उनके हाथ में, जिम्मेदारी उनके हाथ में है। और उसके बाद उतना ही बराबर जिम्मेदारी आम जनता की है
3 सेक्टर होते हैं, गवर्नमेंट, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर। तो तीनों सेक्टरों की बराबर जिम्मेदारी है और पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को भी उतना ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, उतना ही ज़्यादा ईमानदारी से और तन्मयता से हमारे तिरंगे का सम्मान करना चाहिए। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी से मिला जुला एक उदाहरण देता हूँ कि आपकी सोच, आपकी भावनाएं बहुत अच्छी होती हैं, बहुत ज़्यादा पाक पवित्र होती हैं, लेकिन उसके निर्वहन में, उसके इम्प्लीमेंटेशन में कभी कभी कहीं आपसे चूक हो जाती है। एक बहुत बड़ा और बढ़िया एग्जांपल दूंगा कि बहुत अच्छी सोच के साथ और बहुत अच्छे कारणों की वजह से भारत सरकार ने नोटबंदी करने का फ़ैसला किया और शुरुआती चरण में वो काफ़ी सफल रहा। लेकिन जिस तरह जो कीड़े हैं, खासकर कॉकरोच जो घरों में होते हैं, उनको मारने के लिए अगर आप अपर्याप्त मात्रा में कीटनाशक का इस्तेमाल करें तो वो उनकी जो प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी है, वो बढ़ती जाती है। वो जो कीटनाशक है, पेस्टिसाइड है, उससे वो प्योर इम्यून हो जाते हैं, जैसे हम कहते हैं विष पुरुष। उसी तरह है से ये विष कॉकरोच हो जाते हैं। उनके ऊपर फिर आखिर में एक ही चीज़ काम करती है, चप्पल, या अगर उससे भी ना मरे तो हथौड़ा। तो जो बुरी ताकतें हैं जिनका काम है कि किसी भी हालत में सरवाइव करना, और जैसे कि हम कहते भी हैं दिन और रात, उजाला अंधेरा, मैटर एंटी मैटर, और अब तो डार्क मैटर भी एक चीज़ आ गई है, एनर्जी एंटी एनर्जी और फिर डार्क एनर्जी। उसी तरह न्याय अन्याय, सफ़ेद काला, सच झूठ, और इस तरह से एकदम परस्पर ध्रुव विरोधी चीज़ें, नॉर्थ पोल साउथ पोल, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। तो कहते हैं ये पूरी सृष्टि डुअलिटी में है। तो अगर उस डुअलिटी के सिद्धांत को माने तो जो बुराई है वो पूरक है अच्छाई की। बुराई के बिना डिसबैलेंस हो जाएगा और अच्छाई ही चारों तरफ रहेगी तो भी शायद कुछ हो जाएगा, वो मैं नहीं जानता, इसीलिए उसके बारे में कुछ कहना या कमेंट करना सही नहीं होगा। तो जो बुरे लोग हैं और जो बुराई है, उनका काम ही है बुराई फैलाना, गंदगी करना, हर जगह उन कॉकरोचों की तरह काट निकालना उस पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का। तो वो अपना काम बहुत बखूबी सफलतापूर्वक कर गए। मैनेजरों को ख़रीदा, जनरल मैनेजरों को ख़रीदा, बैंक के अपना सारा काला धन, 1000 के और 500 के नोट उन्होंने सफ़ेद करा लिए, अपना सारा सफाई से काम करा लिया। उस वक्त ये सरकार की जिम्मेदारी थी कि इस प्रकरण को वो रोकते, जो उनका इंटेंशन था उस इंटेंशन को बहुत ज़्यादा फुल प्रूफ तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाते और ये जो लूप होल्स है इनको भर पाते, तो वो नोटबंदी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होती। आज भी अगर नोटबंदी की कटु आलोचना होती है और बुराई होती है तो वो सिर्फ इसीलिए होती है कि जो आपने लूप होल्स छोड़ दिए और जो आप चाह कर या अनचाहे रूप से जानकर या अनजाने में नहीं पूरी कर पाए कमी, उस वजह से जो नुकसान हुआ है वो शायद जो अच्छा हुआ है उससे भी ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो आगे भविष्य में भी मैं ये निवेदन करूंगा भारत सरकार से और आम जनता से और सभी से कि आप जो चीज़ करना चाहें अच्छे मन से, उसको पूरा ख़त्म होने तक बिल्कुल मत छोड़िए। उसमें क्या क्या गड़बड़ी हो सकती है, क्या क्या लूपहोल हो सकते हैं, उसके बारे में पहले से सोचिए। और अगर पहले से नहीं सोच पाए तो जब आप देख रहे हैं तब उसका आप क्या बैकअप कर सकते हैं या फुल प्रूफिंग कर सकते हैं, वो सोचिए। निरंतर उस पर प्रयास कीजिए ताकि आपका जो प्रयोजन है वो सिद्ध हो, ना कि उसका उल्टा हो जाए। तो वापस आते हैं अपने तिरंगे के सम्मान को लेकर कि ये वीडियो मैं इसीलिए डालना चाहता हूँ कि मैं भारत सरकार को भी क्या कहते हैं इस चीज़ से अवगत कराना चाहता हूँ और सूचित कराना चाहता हूँ कि अब इस साल भी वो एक नया कोई प्रकरण ना लेके आ जाएं कि चलो एक बार फिर से हम हर घर तिरंगा करते हैं। पिछली बार बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ था, मैं मानता हूँ कि वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था। उसकी सक्सेस इसी बात से पता चलेगी कि उस हर घर तिरंगा अभियान के करीब 11 महीने बाद, आज 15 जुलाई 2023 है, ठीक 11 महीने बाद आज के समय में जितने भी तिरंगे लोगों ने लगाए उन सब की क्या हालत है। एक और मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। कुछ समय पहले मैं अपने होम टाउन में मातृभूमि नगरी में कहीं किसी काम से गुज़र रहा था और गुज़रते गुज़रते मैंने देखा कि एक 2 मंजिला इमारत है और उसके छत पे
तिरंगा उल्टा फहरा रहा है। हरा रंग, सफ़ेद रंग और केसरी रंग जिस क्रम में होना चाहिए उस क्रम में ना होकर केसरी रंग, सफ़ेद रंग और हरा रंग सबसे ऊपर और केसरी रंग सबसे नीचे इस तरह से फहरा रहा था। तो मुझे बड़ा कौतूहल हुआ कि ऐसा कोई क्यों करेगा, जानबूझ के किया या अनजाने में किया या ध्यान नहीं दिया, क्या हुआ। और फिर मैं दरवाजे पे गया तो मैंने देखा कि वो सशस्त्र बल के कोई एक बड़े अधिकारी थे। मैं ये नहीं बताऊंगा कि वो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स के थे, इंडियन पैरामिलिट्री फोर्स के थे या इंडियन पुलिस फोर्स के थे, स्टेट पुलिस फोर्स के थे, बट एक बड़े अधिकारी थे आर्म्ड फोर्सेस के। तो मैं और ज़्यादा हैरान हुआ कि यार ये तो बंदा मतलब देश की सेवा में लगा हुआ है, एक बड़ा अधिकारी है, इससे ये चूक कैसे हो गई। और अब मैं उनके नाम नहीं बताऊंगा, मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि वो हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख थे, ईसाई थे, पारसी थे, जैन थे, बौद्ध थे, यहूदी थे, क्या थे, क्योंकि अगेन वो बताऊंगा तो आप कहीं और आपका दिमाग दौड़ने लगेगा, आप बात को कहीं और ले जाओगे। जिस तरफ मैं बात को ले जाना चाहता हूँ और पूरी दिल की भरी हुई भावनाओं के साथ आपको एक अच्छी बात समझाना चाहता हूँ, उस ट्रैक से डिरेल हो जाएगी ट्रेन और टॉपिक कहीं और चला जाएगा। तो ये मायने नहीं रखता वो कौन थे, लेकिन मैंने घंटी बजाई, वो आए, मैंने उनसे कहा कि क्षमा चाहता हूँ मैंने आपको डिस्टर्ब किया, लेकिन मैंने देखा कि आपके छत पे जो तिरंगा है वो उल्टा फहरा रहा है। तो उनको पहले बड़ा आश्चर्य हुआ और वो टिपिकल अपने अफसर अंदाज में बोले ऐसा कैसे हो सकता है। बाहर आके उन्होंने जब खुद देखा तब उनको लगा अरे ये क्या गड़बड़ हो गया। तो उनके ही घर के बगल में उनका एक और प्लॉट था जिस पे उन्होंने एक मंजिला कुछ खड़ा कर रखा था और ग्राउंड फ्लोर पे दुकानें थी जो उन्होंने किराए पे उठा रखी थी। अब तक वो आके इस उम्र में आके वो शायद 55-60 के बीच के थे और वो अपने आप को अपनी जमा पूंजी से उन्होंने जो भी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट से उन्होंने जो पैसा कमाया उससे उन्होंने एक और प्लॉट ले लिया, दुकान ले ली, किराए पे उठा दी, जो भी है। तो वो वहाँ जो काम करने वाले लोग थे उनको लताड़ने लगे कि तुमको इतना भी शऊर नहीं है कि झंडा को कैसे फहराया जाता है और उसका कैसे सम्मान किया जाता है, उल्टा फहरा के आ गए वो देखो क्या है। और मार उनको डांटने में चिपटे हुए, फिर वापस आके मुझसे बोले सॉरी ये पता नहीं कैसे हो गया, मैं एकदम ध्यान रखता हूँ और ये नालायक लोग ये वो। तो मैंने कहा मैं फिर से क्षमा चाहता हूँ, चूँकि ये आपका इनिशिएटिव था, आप ने आपकी पहल थी, आप चाहते थे कि आप अपने तिरंगे को सम्मान दें, आप दुनिया को दिखाएं या दुनिया को ना भी दिखाएं खुद के लिए कि आप कितने बड़े देशभक्त हैं, आप तिरंगा फहराना चाहते थे। तो इन लोगों से ज़्यादा आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि आप खुद सुबह शाम, सुबह दोपहर शाम और हर वक्त ये चीज़ ध्यान रखें कि वो झंडा फटा नहीं है, गंदा मैला नहीं हुआ है, उल्टा नहीं फहरा रहा है, आधा नहीं फहरा रहा है, जो आपकी छत की रेलिंग है वो टच नहीं कर रहा है, क्योंकि झंडा बाई रूल कुछ टच नहीं करना चाहिए, वो एकदम फ्री वेविंग या फ्री फ्लोइंग होना चाहिए। तो ये सब आपको इन लोगों से कई गुना ज़्यादा देखना चाहिए। प्लस ये जो यहाँ पे इस दुकान में कर्मचारी हैं या लेबर है, मज़दूर है, इनको उतनी समझ, उतना ज्ञान नहीं होगा जितना आपको होगा। तो मैं फिर से क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आप इस चीज़ में ध्यान दीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। मैंने उनको नहीं बताया कि मैं रिटायर्ड डिफेंस पर्सन हूँ, मैंने कहा हम सिविलियन इतना ज़्यादा महसूस करते हैं, तो आप तो फिर भी जो है सशस्त्र बल के अफसर हैं, आप तो कितना ही ज़्यादा महसूस करते होंगे। तो बस इसीलिए छोटा मुँह बड़ी बात मैंने कह दी, माफ़ी चाहता हूँ। तो बाद में खिलखिला के ऐसे बोले नहीं सही कहा, ध्यान रखूँगा। तो ये एक बड़ा अजीबोगरीब किस्सा हुआ मेरी ज़िंदगी में। मैंने सोचा ये कभी ना कभी जब यूट्यूब पे या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई वीडियो बनाऊंगा तो इसका जिक्र ज़रूर करूंगा कि उनकी गलती शायद नहीं होगी, बट उनकी जो चूक हो गई, लापरवाही हो गई, वो मायने है। हम बहुत अच्छे मन से कुछ करते हैं और हमारी गलती नहीं होती है, लेकिन जो चूक हो जाती है, जो हम आलस कर जाते हैं, जो हम छोड़ देते हैं, वो चीज़ भारी पड़ जाती है। और वही चीज़ हुई है इन सारे उदाहरणों में जो मैंने आपको शुरुआत में वीडियो दिखाया और जिसमें झंडे का बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया है। तो चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, कंजर्वेंसी वर्कर हो, सफाई करने वाले लोग हो, या फिर कोई बहुत धन्ना सेठ, धनाढ्य लोग हों, जो भी हों, उन सब के केस में ये चीज़ है कहीं ना कहीं वो जो आलस आ जाता है कि हाँ ठीक है, टंगा है, ठीक है ना, क्या हुआ है, वो चीज़ गड़बड़ कर गई और वो चीज़ चुभती है दिल को। तो मैंने खुद इसमें जो है
रुकावट के लिए खेद। तो इस साल मैं चाहूँगा कि पूरी तन्मयता से सारे देशवासी पूरी सजगता के साथ अगर फिर से कोई हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया जाए या पिछले साल का रिपीटेशन किया जाए तो उसको पूरा करें और जो बातें अभी तक मैंने बताई उसका ध्यान रखें। और एक चीज़ और मैंने बहुत ज़्यादा महसूस की है, देखी है कि ना सिर्फ भारतीय तिरंगे के साथ ये हो रहा है बल्कि लोगों की आस्था से जुड़े हुए जो बाकी ध्वज हैं, जैसे उनके धार्मिक ध्वज हैं या उनके समुदायों के ध्वज हैं, कम्युनिटी वाले फ्लैग हैं, रिलीजियस फ्लैग्स हैं और किसी खास कॉज को लेके बनाए गए किसी ऑर्गेनाइजेशन वाले फ्लैग हैं या वो जिस ऑफिस में, कंपनी में, जिसमें भी काम करते हैं उसके जो फ्लैग्स हैं उसको भी वो बहुत ही गर्व के साथ अपने ऑफिस में, अपने घर में, अपने मंदिर में, अपने मस्जिद में, अपने गुरुद्वारे में, अपने चर्च में, तमाम जगहों पे फहराते हैं। और कई जगहों पे मैंने देखा है कि उनका भी सही रखरखाव नहीं हो रहा है, वो भी कभी मैले कुचले हो जा रहे हैं, फट जा रहे हैं और एक ही गंदा मैला ध्वज सालों साल चल रहा है। तो ये मैं फिर से हाथ जोड़ के सभी देशवासियों से निवेदन करूँगा कि इस चीज़ को लेके आप थोड़ी संजीदगी अपनी बढ़ाइए। आप जितना ज़्यादा मानते हैं खुद से, खुद के लिए कि आप बहुत धार्मिक हैं और आपकी गॉड अल्लाह भगवान में बहुत अटूट श्रद्धा, आस्था और विश्वास है, वो आप दिखाइए भी। दुनिया के लिए नहीं, सिर्फ खुद के लिए। आप नोटिस कीजिए कि अगर कोई झंडा या ध्वज ख़राब हो रहा है या फट रहा है तो आप उसे बदल दीजिए। इससे क्या है, थोड़ा बिज़नेस इकोनॉमी भी बढ़ती रहेगी। जिन दुकानों पे ये झंडे ध्वज पड़े सड़ रहे हैं वो जल्दी जल्दी बिकेंगे, इकोनॉमी को थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा। आप कंजूसी करके एक ही झंडा सालों साल चला रहे हैं, ये भी सही नहीं है। आप हर साल एक नया तिरंगा खरीदिए, पुराने तिरंगे को सहेज के अपने किसी संदूक में रखिए, एक याद बना के उसको बढ़िया सा रैपिंग करके और लिख दीजिए किस साल मैंने ये तिरंगा खरीदा था। हर साल एक नया तिरंगा खरीदिए और उसको बड़े शान से और गर्व के साथ उसको अपने बालकनी पे, छत पे, खिड़की पे, कहीं भी फहराइए। उसी तरह जो आपके धार्मिक या आपके समुदाय और आपकी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए झंडे हैं वो भी समय समय पे, जब भी वर्षगांठ हो या जब भी कोई खास ओकेशन हो या जब सबसे बड़ा त्यौहार हो उस समय फहराइए। फिर उसके बाद उसका एक समय रखिए, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, उसके बाद उसको उतार दीजिए, फिर अगली बार नया। और इस तरह से बाकियों का, चाहे उसको जलाना है, दफनाना है या नदी में प्रवाहित करना है या समुद्र में विसर्जन करना है, और वो जो ध्वज बना हो उसमें कुछ प्लास्टिक मटेरियल या एल्युमिनियम या कोई और मेटल मटेरियल नहीं हो, वो हो सके तो सूती का हो, और अगर सूती का ना भी हो तो उस तरह के फैब्रिक या रेशे का हो जो मिट्टी में घुल सके, जो पर्यावरण के लिए हानिकारक ना हो। तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी पर्यावरण को, समाज को, देश को, इकोनॉमी को। ये मेरा सजेशन है। इसी से जुड़ा एक छोटा सा उदाहरण और दूंगा। मैं नहीं चाहता कि जो है मेरा वक्तव्य बहुत ज़्यादा लंबा खिंच जाए और आप बहुत ज़्यादा बोर हो जाएं। 2 मैं उदाहरण दूंगा। ऐसे ही किसी मौके पे मैं 2 परिवारों में उनका जो सबसे बड़ा त्यौहार है उससे पहले गया। एक परिवार मुस्लिम परिवार था और संयोगवश ईद से कुछ ईद उल फितर जो उनका सबसे बड़ा त्यौहार होता है उससे कुछ दिन पहले गया था। तो मैं देखा कि साफ़ सफाई चल रही है, घर की पूरी तैयारी चल रही है। तो घर की जो सबसे बड़ी महिला सदस्य हैं, जो एक तरह से जान पहचान वाले रिश्ते में ताई जी लगती थी, मैं ताई जी की तरह उनको मानता था। खून का रिश्ता नहीं था बट पड़ोसी होते हैं, जान पहचान होती है। या पिताजी के साथ ऑफिस के जो कोलीग होते हैं, या माताजी अगर काम करती हैं तो उनके ऑफिस के कोलीग होते हैं। जिस तरह से जो भी ले लीजिए, हम हर जगह रिश्ते बना लेते हैं, मामा, मौसा, ताऊ, फूफा, चाचा, सबको बना लेते हैं। फिरंगी अंकल आंटी में ही समेट के रह गए थे, हम तो सारे रिश्ते बना लेते हैं। तो हमारे ज़्यादातर पड़ोसी या तो हमारे मामा होते हैं या चाचा होते हैं, या तो मम्मी के भाई बन जाते हैं या पापा के भाई बन जाते हैं, या ताऊ जी बन जाते हैं अगर हमारे पापा की उम्र कम है। और जो उनके मित्र हैं
जो उनके भाई समान हैं, उनकी उम्र ज़्यादा है। तो उसी तरह एक मुस्लिम परिवार में क्या था, तो वो अपने बच्चों के और अपने पति के और पुराने जो कप्स हैं, ट्रॉफ़ीज़ हैं, मेडल्स हैं, वो उनको जो ब्रास के होते थे उनको ब्रास पॉलिश कर रहे थे और चमका रहे थे। तो मैं कहा ये क्यों कर रहे हैं? बोला कि साल का सबसे बड़ा त्यौहार आ रहा है, तो उस वक्त सब कुछ एकदम चमचमाता और साफ़ होना चाहिए, और साल में एक ही बार करते हैं हमारे सबसे बड़े त्यौहार से पहले, तो ये सालाना रूटीन है कि हम इसको चमकाते हैं। मैं कहा वाह क्या बात है, अच्छी बात है। उसी तरह दिवाली से पहले एक अपने पड़ोसी हैं, वो भी हमारे मामा लगते हैं, तो उनके घर हम गए। तो वो भी शायद नरक चौदस का दिन था या उससे एक दिन पहले का दिन था, धनतेरस का दिन था। तो वो भी ताबड़तोड़ घर की सफाई कर रहे थे, और उधर भी संजोगवश सेम सिचुएशन था। जो घर की सबसे बड़ी महिला सदस्य थी, जो शायद मामी लगती थी, तो वो भी इसी तरह मेडल ट्रॉफियाँ अपने बच्चों की और भी बाकी परिवार सदस्यों की जो थी, खूब अच्छे से ब्रास पॉलिश करके खूब चमका के, जो टीवी के बगल में जो सजावट वाली डेस्क है और बाकी बाकी जगहों पे पूरे घर में सजा के पॉलिश करके चमका के रख रहे थे। वहाँ भी मैंने ऐसे ही कौतूहलवश पूछ लिया कि ये क्यों कर रहे हैं? तो बोला कि जब लक्ष्मी मैया आएंगी तो उनको एकदम घर चमचमाता हुआ, साफ़ सुथरा, जगमगाता हुआ लगना चाहिए, कहीं कोई कसर नहीं रह जानी चाहिए, कोई भी बर्तन गंदा नहीं होना चाहिए, हर चीज़ साफ़ सुथरी चमकनी चाहिए। तो ये ट्रॉफ़ी, कप और मेडल क्यों नहीं? मैं कहा यार बात तो सही है। फिर मैंने सोचा यार ये लोग साल में एक बार ही सबको क्यों याद आता है? ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में, ज़्यादा कम कम समय के अंतराल के बाद क्यों नहीं होता? तो बाद में समझ में आया कि ज़िंदगी की भागदौड़ में आदमी इतना ज़्यादा उलझ जाता है कि बहुत मुश्किल होता है। हाँ, लेकिन जब साल का सबसे बड़ा त्यौहार आता है तो उससे पहले कैसे भी टाइम निकाल ही लेता है, चाहे रात भर जागना पड़े तब भी जग के कर लेता है। वो स्पिरिट साल में एक ही बार आती है। तो मेरा ये सुझाव है कि कोशिश कीजिए साल में वो स्पिरिट 2 से 3 बार या 4 बार जागे। जैसे मैं आपको बताऊं कि जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, खासकर डिफेंस के, क्योंकि मैं डिफेंस में रह चुका हूँ, वहाँ पे एक होता है सालाना एनुअल इंस्पेक्शन। जो इस्टेब्लिशमेंट्स होती हैं, यूनिट होती है, एक एक इकाई, हर एक यूनिट की, शिप की, सबमरीन की, बेस की, और उसके अंदर सबकी एक सालाना क्या कहते हैं, एनुअल इंस्पेक्शन होती है। फिर उसके बाद रैंडम सरप्राइज इंस्पेक्शन साल में 2 बार या शायद 4 बार, हर तिमाही पे, हर 3 महीने में एक बार, इस तरह से 4 बार वो भी होती है। फिर उसके बाद एक सालाना ऑडिट होता है, जो बहुत खास, बहुत बड़ा ऑडिट होता है। उसके बाद सरप्राइज ऑडिट भी होता है अकाउंट्स का, और भी जो लेखा जोखा है उसका, वो भी शायद हर तिमाही में या हर आधे साल में होता है। तो वो चीज़ें क्या होती हैं, आपको एकदम टिप टॉप रखती हैं। उस इंस्पेक्शन और इस ऑडिट की वजह से, उसके डर की वजह से आप अपना सब कुछ एकदम सही और टिप टॉप और एकदम कड़क रखते हैं। कोई चूक ना हो जाए, उसकी वजह से कोई पलट के ख़तरनाक रिमार्क ना आ जाए जिससे हमारा ही बुरा हो जाए। तो वो चीज़ बहुत सोच समझ के डिफेंस फोर्सेस में और इस तरह के तमाम गवर्नमेंट ऑफिसेज में, गवर्नमेंट सेक्टर में डाली गई है। वो चीज़ समाज में भी किसी तरह से डाली जाए। सिर्फ अल्लाह, गॉड और भगवान का खौफ ना हो, और सिर्फ साल में एक बार जब उनका सबसे बड़ा त्यौहार आता है तभी हम ना करें। वो चीज़ थोड़ी ज़्यादा मोर फ्रीक्वेंट हो जाए। आम जनता एक ऐसे ग्रुप बनाए और वो खुद उस ग्रुप को आम जनता ही जो है सर्टिफिकेशन दे, रिकग्निशन दे, और फिर वो जगह जगह जाके हर 3 महीने में और हर 6 महीने में जाके देखें कि भाई आप धार्मिक झंडे का, तिरंगे का सम्मान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपके सारे बच्चों के मेडल, ट्रॉफियाँ चमक रही हैं कि नहीं चमक रही हैं, आप अपनी सेहत का, अपने आस पड़ोस का, अपने पड़ोसियों का, अपने सराउंडिंग्स का, नेचर का, पर्यावरण का सबका ख्याल रखने कि नहीं रख रहे हैं। उससे क्या है, एक सेल्फ ऑडिट का कल्चर जन्म लेगा जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन उसको जब आम जनता मान्यता देगी और उसको पूरी ईमानदारी से पालन करेगी तभी होगा। आम जनता में ही अगर विरोध उठेगा और आम जनता बोलेगी नहीं ये नहीं हो सकता, ये सब बकवास है, ये सब इम्प्रैक्टिकल बातें हैं, इम्पॉसिबल बातें हैं, ये नहीं हो सकती, और हम किसी को हक क्यों दें कि वो आके हमको टोके और हमको चेक करे, वो कौन होता है, तो गड़बड़ हो जाएगी। एक बहुत अच्छी सोच के साथ मैं एक सजेशन, सुझाव आपके सामने रख रहा हूँ। बाकी सब आपकी मर्ज़ी, आप माने या ना माने, इसका पालन करें या ना करें, वो आपकी मर्ज़ी है।
लेकिन जितना कर रहे हैं वो भी बहुत है, उससे ज़्यादा बेहतरी की उम्मीद है, पूरे चांसेस हैं। और यही उम्मीद है कि आगे जाके ये चीज़ और बेहतर होंगी आने वाले समय में। देश की जनता जो गरीब से गरीब है, जो निरक्षर से निरक्षर है, जिसको ABCD कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता, लेकिन इन चीज़ों का ज्ञान पक्का है, इन चीज़ों को लेके वो सजग है, तो वो मुकाम हासिल हो। इनफैक्ट मैं तो चाहता हूँ कि भारतवर्ष की सभी जनता, एक एक इंसान PhD डॉक्टरेट होल्डर हो, बहुत सुलझा समझदार हो, बहुत ज़्यादा ज्ञानवान हो, बहुत ज़्यादा शीलवान हो, और बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक उनमें सभी ये सब गुण हों। ये जो संवेदना है, समझदारी है और ये ख्याल रखना, ये चीज़ हो। नहीं भी हो पा रहा है, अगर वो निरक्षर भी है तो कम से कम इतनी समझ हो, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे निरक्षर लोग हैं लेकिन में बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी, अंडरस्टैंडिंग, समझ है। तो क्या कहते हैं, ये चीज़ें विद्या की मोहताज नहीं है कि आप पढ़े लिखे हैं तभी आप में ये चीज़ होगी। जो निरक्षर हैं, अनपढ़ है, उनमें भी ये चीज़ हो सकती है। कुछ लोग ज़िंदगी से सीखते हैं, कुछ लोग समाज से सीखते हैं, कुछ लोग दुनिया से सीखते हैं, कुछ लोग जाने अनजाने अपने परिवार से सीखते हैं, गुरुओं से सीखते हैं, कहीं ना कहीं से सीखते हैं। तो ये सीखने सिखाने का क्रम चलता रहे, आप सीखें और बेहतर बने, इसी उम्मीद और दुआ के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगली बार मिलने से पहले तक शन्नो ब्रह्मः। और ये फिनिशिंग से पहले का वीडियो आपके लिए। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा